हमें हिंदी को न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पे आगे बढ़ाना है। जिस तरह हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय तेजन शर्मा जी ने ये बीड़ा उठाया है और वो ये कार्य निरंतर कर रहे हैं। मैं उन्हीं की लिखी 2 पंक्तियों के द्वारा उनको बुलाना चाहूंगी। दिल में जब दर्द जगा हो तो लिखा जाता है, दिल में जब दर्द जगा हो तो लिखा जाता है, घाव सीने पे लगा हो तो लिखा जाता है। लोग फिरते हैं यहाँ पहने खुदाई का जामा, लोग फिरते हैं यहाँ पहने खुदाई का जामा, अरे खुद को इंसान बनाओ तो लिखा जाता है, अरे खुद को इंसान बनाओ तो लिखा जाता है। निश्चित रूप से आदरणीय तेजन शर्मा जी ने अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में स्थापित किया है। वो उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वो न केवल लंदन में बल्कि भारत में भी उतनी ही लोगों के द्वारा प्रिय है। मैं तो ये कहूँगी सर कि जब मैं आपसे जुड़ी और आपको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि आप भारत में क्यों नहीं हैं, और मुझे लगता है कि आपको भारत में ही रहना चाहिए। हालांकि मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, आपकी अभी एक तेजन शर्मा करके विशेषांक निकला है आगरा से, जो अभी मेरे पास है, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने पढ़ा कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो 6 महीने भारत में और 6 महीने लंदन में रहेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भले ही 6 महीने सही, पर आप हमारे साथ रहेंगे। अब कार्यक्रम को चूंकि आगे बढ़ाना है तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका परिचय देना यहाँ जरूरी समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप हमारे बीच लंदन से जुड़े हुए हैं। आपका परिचय अपने आप में विशेष है, क्योंकि आप बचपन से ही नाटक करना, गाना पढ़ना आपको अच्छा लगता था। आपने अभी कुछ समय पहले मेरी आपसे बात हुई और मैंने आपकी पुस्तक में भी पढ़ा था कि आप जब छोटे थे तो रामलीला में सीता बनते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे न केवल साहित्य नहीं, संस्कृति को भी आगे बढ़ाने के लिए आपने बीड़ा उठाया था। वो ना बचपन में ही सही, लेकिन एक कदम आपने इस ओर रख दिया था सर। आप का साहित्य न केवल, आप अंग्रेजी साहित्य में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, आप कंप्यूटर में डिप्लोमा प्राप्त आपने दिल्ली से ही किया। इसके बाद ये मैंने पढ़ा था एक जगह और आप सुना भी है कि आपकी जो धर्मपत्नी थी वो हिंदी से पीएचडी कर रही थी और आप उन्हीं के माध्यम से हिंदी साहित्य से जुड़े और आपने करीब 70-75 के करीब उपन्यास उसी समय पढ़ लिए थे जब आप उनसे जुड़े थे, और उन्हीं उपन्यासों का आपके व्यक्तित्व पर ये प्रभाव पड़ा कि आप न केवल, आप जब एमए कर रहे थे तो आपने अंग्रेजी साहित्य की 2 पुस्तकें लिख चुके थे, लेकिन बाद में आप हिंदी से जुड़कर हिंदी साहित्य की सेवा करने लगे और आप लंदन में रहते हुए भी हिंदी के लिए प्रयासरत हैं कि वहाँ के लोग न केवल हम लोगों से इस तरह जुड़ सके कि वो हमारी भावनाओं को समझ सके, क्योंकि आप निश्चित तौर से आपके जो आप को मैंने पढ़ा है उसमें ये देखने को मिलता है कि आप इस तरह उनसे वहाँ नहीं रह रहे हैं कि आप लंदन रह रहे हैं, बल्कि एक पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लंदन में निवास कर रहे हैं। वर्तमान में आप ब्रिटिश रेल लंदन ओवरग्राउंड में कार्यरत हैं। आपकी प्रमुख रचनाओं को यहाँ मैं बताना चाहूंगी। मृत्यु के इंद्रधनुष जो 2019 में ही प्रकाशित हुई है, स्मृतियों के घेरे आपका कहानी संग्रह है, नई जमीन नया आकाश भी आपका कहानी संग्रह है। इसके अलावा सर आपकी बहुत सारी प्रमुख कहानियां हैं जो पाठक पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से वो बहुत ही बेहतर कहानियां हैं। भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आपने वो कहानियां लिखी हुई हैं। कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता, सीधी रेखा की परतें, देह की कीमत, काला सागर, ढिबरी टाइट और किराए की कौक, ये प्रमुख कहानियां हैं और ये एक प्रतिलिपि.com है जिस पर आप आपके प्रशंसक पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि जब मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी तो बहुत अच्छी कहानियाँ मुझे लगी और मैंने कई लोगों को बोला कि आप सर को पढ़ें। आपके सर, आप न केवल कथाकार हैं बल्कि आप कविताएं और गजलें भी लिखते हैं, जिनमें आपने मैं कवि हूँ इस देश का, ये घर तुम्हारा भी है, और वर्तमान में अभी आपका एक काव्य संग्रह आया है जो टेम्स नदी के तट पर नाम से आया है।
जिसी की एक कविता मैं अंत में सुनाना चाहूंगी। अभी सर सभी बहुत ज्यादा आपकी प्रतीक्षारत है और आपका वक्तव्य सुनना चाहते हैं, तो सर आप सादर आमंत्रित है। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम पता करने की कोशिश करें कि पिछले साल के सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए 2 वाक्य कौन से थे, तो हिंदी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्य था, मेरी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। और दूसरा सबसे ज्यादा वाक्य था, कैन यू हियर मी। तो ये 2 वाक्य सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं पिछले साल में, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात शुरू करने से पहले पूछता है मेरी आवाज आ रही है। मगर मैं बोलना शुरू कर देता हूं, अगर नहीं आएगी तो सामने वाले खुद ही कह देंगे कि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही जी। तो मैं इस एक वाक्य को कम बोलता हूं औरों के मुकाबले। तो यहां से अपनी बात शुरू करते हैं। ये देखिए, जब हम भारत के बाहर हिंदी की स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करें, उससे पहले भारत में हिंदी की थोड़ी सी सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए। जो भारत में अखबार छपते हैं, अंग्रेजी के अखबारों को मुख्य धारा का अखबार माना जाता है, और जो बाकी अखबार हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस का अखबार कहते हैं, और उनमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी को मुख्य धारा का अखबार नहीं माना जाता न्यूज़पेपर सर्कल में, पत्रकारिता के सर्कल में। हिंदी के पत्रकार को अंग्रेजी के पत्रकार जितनी तनख्वाह नहीं मिलती, ना अखबार में और ना ही टेलीविजन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और जितनी हिंदी से जुड़ी गतिविधियां हैं, वो उनमें से बहुत सारी केवल प्रतीकात्मक होती हैं, क्योंकि हिंदी दिवस मनाना है तो ये काम कर लो, विश्व हिंदी दिवस मनाना है तो ये काम कर लो। हिंदी के साहित्यकार की सबसे बड़ी त्रासदी ये है भारत में कि उसे बताना पड़ता है कि मैं साहित्यकार हूं। आज इस कार्यक्रम में कितने लोग बैठे होंगे जो चतुर्वेदी साहब का एक शब्द नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने मेरा लिखा एक शब्द नहीं पढ़ा होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं लेखक हूं। लेकिन आप चेतन भगत का नाम लीजिए, सबने सुन रखा है। अब 10% लोग पढ़ते हैं उसको, मगर पूरा भारत जानता है उसको। तो हम जब कभी हिंदी के बारे में या भारतीय भाषाओं के बारे में बात करते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम बरसों तक गुलाम रहे। पहले हमारी कोर्ट की भाषा थी फारसी, जो राजा थे फारसी में बात करते थे, फारसी में कोर्ट चलती थी। अंग्रेजों के जमाने में वो बदला, फारसी के साथ साथ पहले अंग्रेजी आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फारसी हटती चली गई और अंग्रेजी होती चली गई। दरअसल हिंदी साहित्य से बहुत ज्यादा पॉपुलर हमारे करीब 1857 के आसपास का जो समय है, उसमें उर्दू साहित्य बहुत पॉपुलर हो गया था। बहादुर शाह जफर के जमाने में जो पीरियड था, इसमें मीर और गालिब और बहादुर शाह जफर खुद, तो उस पीरियड में उर्दू पोइट्री को बहुत प्राश्रय मिला हुआ था। हालांकि तुलसीदास अकबर के जमाने से लिख रहे थे, और तुलसीदास ने पूरा हमारे देश को उस समय एक सूत्र में पिरोया जब मुगल शासन अपनी चरम सीमा पे था। तो अब एक बात सबसे पहले कहने की जरूरत है कि अनुशासन आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आप विनय सविनय नहीं कह सकते कि योग्यता जी आप अगर क्लास में नहीं आएंगी तो देखिए बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे शरारतें करेंगे, आप समय पे आ जाया करिए। लेकिन अगर आपको पता हो कि आप नहीं जाएंगी क्लास लेने, तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो अनुशासन एक अननेचुरल सिस्टम है, वो दबाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है।
और अनुशासन ये कहता है कि हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। मगर हम सारे प्रदेशों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं कि साहब हम हिंदी को बनाना चाहते हैं। जैसे ही हम ये काम शुरू करते हैं, उससे एक बात तय हो जाती है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते। अगर हम बनाना चाहते तो ये गुजारिश भरे पत्र नहीं भेजते कि साहब हमको हिंदी को बनाना है, आप हाँ कर दीजिए, आप हाँ कर दीजिए, आप हाँ कर दीजिए। अब देखिए, जब सांसदों की सैलरी बढ़ानी होती है तो एक निर्णय होता है और वो पास हो जाता है। अभी जो जीएसटी लगाना था, उन्होंने पूछा नहीं लोगों से, लगा दिया, क्योंकि ये एक अनुशासन है। एक ट्रिपल तलाक बिल लाना था और ले आए। ऐसे ही जब तक ये नहीं होगा कि आज रात के, हमारे प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, मित्रों आज रात के 12 बजे से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो गई, तभी हो जाएगी, वरना ऐसे हो नहीं पाएगी। हम पिछले 70 साल से ये बातें कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए। हमने इतने करोड़ों रुपए विश्व हिंदी सम्मेलनों पे वेस्ट कर दिए। हर सम्मेलन में एक ही रेजोल्यूशन पास होता है, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। अब कितने साल, कितने सम्मेलनों में हम एक ही रेजोल्यूशन पास करेंगे? भाई, अगर कार्यान्वित नहीं कर सकते, अगर हम इस काबिल नहीं हैं, या हमने कभी सोचा ही नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को या किसी भी भाषा को अगर संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका सिस्टम क्या है, लेकिन हम हर बार ये बात कह देते हैं। तो हिंदी के लिए 70 साल से लिप सर्विस हो रही है, केवल कहने की बातें हो रही हैं। जो सचमुच में हिंदी के लिए होना चाहिए वो हुआ नहीं। और हिंदी भारत में अनुवाद की भाषा है। सारे काम अंग्रेजी में होते हैं, संसद के भी, बैंकों के भी, LIC के भी, सभी सरकारी दफ्तरों के भी। उसके बाद उनको हिंदी में अनुवाद करवा दिया जाता है। हर दफ्तर में, राष्ट्रपति भवन से लेके नीचे तक, हर जगह एक हिंदी अधिकारी होता है। उसका काम ही ये है कि हिंदी में अनुवाद करना है। तो अगर हिंदी भारत में एक रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी भारत में अनुवाद की भाषा है, तो हम उसको विदेश में स्थापित कैसे करें? तो आप ये समझिए कि हम जब विदेशों में हिंदी के बारे में काम करते हैं तो हमारा काम कई गुना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में तो हम आलू प्याज भी अंग्रेजी में खरीदते हैं। तो हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसे समझाएं कि भाई तुम हिंदी पढ़ लो? क्योंकि आज का जो बच्चा है वो सीधा सवाल करता है कि मैं ये काम क्यों करूं। वो जमाना खत्म हो गया कि पिता ने कहा, बेटे ने आंख मूंद के हाथ जोड़े और काम करना शुरू कर दिया। वो एक जमाना था कि अरे तुम्हारे पिता ने कहा है तुम्हें ये काम करना है। आज का बच्चा सवाल पूछता है मुझे क्यों करना है। तो पहले हम इसको ऐसे करें कि भाषा को और बोली को दो अलग अलग लेवल से सोचें कि भाषा और बोली का जो प्रचलन है वो किस तरह से अलग अलग होता है। अब भाषा साहित्य लिखवाती है और बोली जो है वो आम आदमी की होती है। इसे हम सिनेमा और साहित्य से जोड़ेंगे कि साहित्य जो है वो मूलतः एक एलीट एक्टिविटी है, ये पढ़े लिखे लोगों की एक्टिविटी है। साहित्य पढ़ने, समझने और उसका आनंद उठाने के लिए आपको भाषा पढ़नी, लिखनी और समझ आनी चाहिए।
अगर आप भाषा पढ़ नहीं सकते तो आप साहित्य का आनंद नहीं उठा सकते। मगर सिनेमा जो है वो एक आम आदमी का माध्यम है। अगर आपको केवल भाषा समझ आती है, आपको चाहे देवनागरी नहीं पढ़नी आती, आपको रोमन नहीं आती, मगर आपको भाषा समझ आती है, तो आप उस भाषा का सिनेमा देख सकते हैं। उस भाषा को बोली के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो विदेशों में हिंदी को एक बोली के तौर पर प्रचलित करने में, लोकप्रिय करने में जितना हाथ सिनेमा का है, अगर उसका 50% हमारी भारत सरकार का भी होता। मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक मैगजीन आती थी, सोवियत लैंड, यानी कि सोवियत रूस अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा, अपने देश के कल्चर को विदेशों में लोकप्रिय करने के लिए इतने आर्ट पेपर पर चमकते हुए, फिसलते हुए पन्नों पे वो मैगजीन छापा करते थे और हमारे घर वो आया करती थी और वो अलग भाषाओं में आया करती थी। तो हमारी तरफ से तो समस्या ये है योग्यता के अभी तक एक ऐसा सिलेबस नहीं बना भारत में जिसे हिंदी एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे विदेशों में भेजा जा सके कि अगर आप इस सिलेबस के तहत अपने यहाँ पढ़ाई कराएंगे तो भारत के केंद्रीय हिंदी संस्थान या महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा या दिल्ली विश्वविद्यालय, कहीं से आपको कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल सकता है। क्योंकि कोई भी भाषा अगर हमें वैश्विक बनानी है तो वो जिस देश की मूल भाषा है वहां से ऐसे काम वैश्विक स्तर पे होने चाहिए। अब अगर चतुर्वेदी जी ने भी बताया कि बहुत से जगह मंदिरों में हिंदी पढ़ाई जाती है, क्लब्स में हिंदी पढ़ाई जाती है, सोशल एजुकेशन सेंटर्स में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब आप सोचिए, जो लोग वहां हिंदी पढ़ा रहे हैं उन्होंने बीएड नहीं किया है, उनको हिंदी आती है और वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। उन्हें हिंदी पढ़ाने का कोई तरीका मालूम नहीं है कि सही तरीके से हिंदी कैसे पढ़ाई जाए। वहां का कोई सिलेबस नहीं है, जो जिसके मन में आया वो सिलेबस बन गया। फिर कोई मानक हिंदी है नहीं, क्योंकि जो आदमी रूस में हिंदी सीख रहा है, जर्मनी में हिंदी सीख रहा है, या जो फ्रांस में सीख रहा है, उसी तरह जो आदमी तमिलनाडु में हिंदी सीख रहा है, उन्हें दिल्ली की हिंदी नहीं आती, क्योंकि दिल्ली की हिंदी में बहुत सारी उर्दू है। उन्हें बिहार की हिंदी नहीं आती, क्योंकि वहां की हिंदी में बहुत सारी भोजपुरी या मैथिली है। एक मानक हिंदी जिसे हम वैश्विक हिंदी बताएं। अब देखिए, एक व्यक्ति गिरता है, उसे चोट लग जाती है, तो वो चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, वो कहेगा आई फेल एंड हर्ट माई नी। वो हर जगह यही कहेगा। मगर जो भारत का हिंदी वाला व्यक्ति है, उसके लिए ऐसा मानक कुछ है नहीं। जो रूस से आएगा वो कहेगा आपके नेत्र बहुत सुंदर है। अब वो दिल्ली वाला कहेगा भाई तू कौन से प्लेनेट से आया है, मेरे पास तो आंखें थी, तूने नेत्र कैसे बना दिए। तो ये समस्या है कि हम जो भाषा पढ़ा रहे हैं विदेशों में, उसका कोई मानकीकरण नहीं किया गया। और हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि साहित्य में जो बोलियां हैं उनका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति ने
सोवियत रूस से या फ्रांस से रह के हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स किया। उसने कहा मुझे साहित्य की कोई किताब पढ़नी है, और मैंने उसको मैला आंचल दे दी कि जी ये हमारी साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर किताब है, आप पढ़िए। उसके तो फरिश्ते परेशान हो जाएंगे, ये हुआ क्या मेरे साथ, ये आपने मेरे साथ क्या किया। मैं पंजाब से हूं, मेरा जन्म पंजाब में हुआ, मेरी पहली बचपन की पढ़ाई गुरमुखी में हुई। मुझे कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा समझ नहीं आता, तो वो किसी और हिंदी भाषी को कैसे समझ में आएगा। हमें ये तय करना होगा कि हम इमोशनल लेवल पे हिंदी की सेवा करना चाहते हैं, या हम प्रैक्टिकल सोच के हिंदी को वैश्विक स्तर पे स्थापित करना चाहते हैं। जहां तक गिरमिटिया देशों का सवाल है, एक जमाना था जब वहां पे देखिए, जो पहले पहले लोग गए वो सब लगभग अनपढ़ लोग थे, जो किसी तरह रामचरितमानस या जिनको ये हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ये सब याद थे, तो वो बस उसी के सहारे जी रहे थे, मॉरिशस में, सूरीनाम में, फिजी में, त्रिनिदाद में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि वो तो खेतों में 40 डिग्री 42 डिग्री पे खड़े होके काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अब जब बच्चे पढ़े तो जाहिर है कि उन्होंने उस मुल्क की भाषा में पढ़ना शुरू किया जो उनको वहां नौकरी दिलवा सकती थी। लेकिन कुछ दीवाने सरफिरे होते हैं जो भाषा से प्यार करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं। तो उन्होंने हिंदी सीखी, इसीलिए हमारे पास मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत थे, आज राज हीरामन लिख रहा है, और अलग लोग लिख रहे हैं। जहां तक पश्चिमी देशों का सवाल है, पश्चिमी देशों से मेरा मतलब है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप या खाड़ी देश या इवन ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में जो लोग साहित्य रच रहे हैं वो सब पहली पीढ़ी के प्रवासी हैं। अभी तक हमें उस व्यक्ति की तलाश है भारतवंशी की, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो या ब्रिटेन में हुआ हो या कनाडा में हुआ हो, और वो हिंदी साहित्य रच रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक है नहीं। तो जितनी भी हम साहित्यिक कृतियां पाते हैं वो सब पहली पीढ़ी के प्रवासियों की हैं। मैं व्यक्ति को तो प्रवासी मानता हूं, मगर मैं साहित्य को प्रवासी नहीं मानता। मेरा मानना है कि भारतेतर साहित्य हो सकता है, अमेरिका का हिंदी साहित्य हो सकता है, स्पेन का हिंदी साहित्य हो सकता है, लेकिन साहित्य प्रवासी कभी नहीं होता। तो अब ये देखिए कि जब पहली पीढ़ी ही लिख रही है, तो आप ये देखिए जितने लोग बॉम्बे में, दिल्ली में, बनारस में, इलाहाबाद में लिख रहे हैं हिंदी साहित्य, उन सब का जन्म वहां नहीं हुआ, वो सब कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। दिल्ली में जो बैठे लिख रहे हैं, कोई पंजाब से आया, कोई यूपी से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया है। जो बॉम्बे में लिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं से आया है। जो भोपाल में लिख रहा है वो भी, उसका जन्म भोपाल में नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं से आके भोपाल में बैठा है। तो यानी कि जो मूल प्रवृत्ति है हिंदी साहित्य की, वो हर जगह प्रवासी है, क्योंकि वो कोई ना कोई जगह छोड़ के कहीं आया है और उस जगह बैठ के लिख रहा है। तो अब ये समस्या है कि जब वो वहां पे लिखेगा तो उसे आजमगढ़ की गलियां याद आएंगी जब वो लखनऊ में लिख रहा है, जब वो दिल्ली में लिख रहा है उसे जालंधर और अमृतसर दिखाई देंगे। तो ये प्रवासी नेचर है कि हम वहां के बारे में सोचते हैं जिसको छोड़ के आए।
तो जो विदेशों में पहली पीढ़ी प्रवास करती है, वो जब लिखती है तो पहली फेज जो पहला उनका चरण है वो होता है नॉस्टैल्जिया, क्योंकि वो पहले वहीं के बारे में लिखते हैं जहां से वो आए हैं। तो जाहिर सी बात है, वही अनुभव है, वही एक्सपीरियंस है, उसी को वो आपके साथ साझा करेंगे। तो पहले फेज में हम लोग नॉस्टैल्जिया वाली बातें लिखते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो। फिर हम अपने अपनाए हुए देश को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो फिर वो निर्मल वर्मा वाली स्थिति आती है कि वो नए देश को ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है। तो वो सूचनात्मक हो जाता है कि अपने अपनाए हुए देश की बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ सोशल सिस्टम ये है, एजुकेशन सिस्टम ये है, ये सारी बातें हम करते हैं। और तीसरी स्थिति जो आती है, वहां तक सारे लेखक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि तब तक खर्च हो जाते हैं। तीसरी स्थिति वो होती है कि जब हम अपने अपनाए हुए देश को अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। जब हमने उसको अपना मान लिया तो अब हम सोचते तो हिंदी में हैं, मगर सोचते उस समाज के बारे में है जिसका हम हिस्सा बन गए। तो अब हम ये नहीं कहते कि ब्रिटेन में तो ऐसा होता है। हमारी कहानी में अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस वाले को डांटना है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि लंदन में आम आदमी पुलिस अधिकारी को डांट सकता है, नहीं, ये नहीं लिखेंगे। फिर हमारा कैरेक्टर वैसे ही पुलिस अधिकारी को डांटेगा जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं कि हर इंसान जहाँ खड़ा होता है वहां पंक्ति में लाइन लगा के खड़ा हो जाता है, तो हमें ये नहीं कहना है कि लंदन में तो लोग लाइन के बिना खड़े नहीं होते। हमारे यहाँ कहानी में वो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरे लिए ये समाज जो है ये अपरिचित नहीं है। अब मैं इस समाज के सरोकार आपके साथ साझा कर रहा। तो इसके चक्कर में कई बार हमारी आलोचना गलत ढंग से भी हो जाती है, क्योंकि जो भारत का आलोचक है वो अपने अनुभवों के हिसाब से हमारे साहित्य की समीक्षा करता है। उसने हमारी तरह कुछ अनुभव नहीं किया जो हमने अनुभव किया, तो वो ये सोचता है अरे इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है। पर इंडिया में ऐसा होता तो फिर मुझे साहित्य लिखने की क्या जरूरत थी। इंडिया के बारे में, भारत के बारे में भारत के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ना। तो जब तक मैं हिंदी साहित्य को कुछ नया ना दूं तो मेरे लेखन का कोई लाभ नहीं है ना। अगर मैं हिंदी लेखन को नए थीम न दूं, नए चरित्र न दूं, नई स्थितियां न दूं, तो ये तभी संभव है जब मैं अपने अपनाए हुए देश को अच्छी तरह आत्मसात कर लूं और फिर उसके बाद उसके बारे में लिखूं और वो आप तक पहुंचाऊं। और मेरे साहित्य की फील यंग होनी चाहिए। अगर मुझे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना है, अगर मैं चाहता हूं कि जो 15 साल का बच्चा है वो भी मेरी कहानी को पसंद करे, पढ़े, तो मेरी कहानी का फील वो उपदेशात्मक ना हो। और दूसरी बात एक और है, हिंदी साहित्य बहुत लंबे अरसे से बाएं हाथ से लिखा जाता था, राइट हैंड का हम इस्तेमाल नहीं करते थे। तो सारा साहित्य बाएं हाथ से लिखा जाता था, क्योंकि एक खास विचारधारा के दबाव में लिखा जाता था। उसी विचारधारा को सही विचारधारा माना जाता था, उसी को साहित्य की सोच माना जाता था। आप ये देखिए कि जो पुराना साहित्य है वो सारे का सारा बड़े लोगों के बारे में है, लार्जर देन लाइफ। देखिए राम, कृष्ण,
ये सब लार्जर देन लाइफ लोग थे। शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर हैं, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर, हेलो, ये सब लार्जर देन लाइफ है। तो जो महान साहित्य हर जगह लिखा गया है वो लार्जर देन लाइफ लोगों के लिए था। मगर आहिस्ता आहिस्ता हिंदी साहित्य की परिभाषा ये हो गई कि अगर आप मजदूर, किसान और भ्रष्टाचार पर नहीं लिखेंगे तो आप लेखक नहीं है। ये एक प्रवृत्ति बन गई ओवर ए पीरियड। जो हम लोग विदेशों में बैठ के साहित्य रचते हैं, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। हम किसी विचारधारा के दबाव में साहित्य नहीं रचते। हमारा जो साहित्य है वो जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर शाइलॉक का दर्द बताना है तो आपको शेक्सपियर जितना महान होना पड़ेगा, वरना आप शाइलॉक का दर्द मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं बता सकते। क्योंकि अगर आपने बताया तो आप पे इल्जाम लग जाएगा कि आप तो धन्ना सेठ साहूकार के साथ खड़े हैं। ये केवल एक महान लेखक कर सकता है कि वो एक साहूकार का दर्द भी बता दे, मगर जो असली दर्द है उसे छोड़े ना। तो ये एक पुराना साहित्य जितना भी है वो क्योंकि किसी विचारधारा का मोहताज नहीं था। अब मिल्टन की सबसे बड़ी जो कविता है पैराडाइज लॉस्ट, उसका हीरो गॉड है, मगर जो हीरोइज्म कविता में से निकल के आता है वो शैतान है, सेटन। जो पैराडाइज लॉस्ट की सबसे बड़ी 2 लाइनें हैं वो सेटन बोलता है, जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। सेटन कहता है, इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो जो साहित्य हर भाषा में लार्जर देन लाइफ लोगों के बारे में होता था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन मैन तक पहुंच गया है। साहित्य हिंदी वाला पहले गांव में था, प्रेमचंद गांव के बारे में लिखते थे। फिर जब आंदोलन हुए तो कहानी नगर तक पहुंच गई, और आगे बढ़े तो घर तक पहुंच गई। उससे एक कदम और अंदर गए तो बेडरूम तक पहुंच गई। तो कहानी ने बहुत यात्रा की है, गांव से बेडरूम तक की। तो ये सारे जो डेवलपमेंट कहानी में हुए हैं, साहित्य में हुए हैं, उपन्यास में हुए हैं, इनसे भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो अछूते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है क्योंकि विदेशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नॉलेज वो काफी ज्यादा है भारत के मुकाबले। और यहाँ वैसे जब हम लोग आए थे तो हम लोगों के दिमाग में विदेश को लेके मनोज कुमार जो फिल्म मेकर थे उनकी फिल्में देख देख के बड़े हुए थे हम। तो हम यही मानते थे कि जो भारतीय है वो श्रेष्ठ है और जो विदेश है वो सारा तो नंगा पंगा बकवास है। मान के हम चलते थे और ये लेके हम यहाँ आए थे। मगर ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने केस को ओवरस्टेट करता है। अब मनोज कुमार कहते हैं जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। अब वो गिनती सीखने के बाद दुनिया तो आगे बढ़ गई, भारत 0 पे खड़ा रहा। क्योंकि जो 21वीं सदी में हम जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से किसी एक का भी आविष्कार भारत में नहीं हुआ। ना तो कार यहां बनी, ना हवाई जहाज यहां बना, ना कंप्यूटर यहां बना। जितनी चीजें थी वो सब विदेश से हमारे यहाँ आई। मैन्युफैक्चर होती हैं मगर इन्वेंशन नहीं थी कोई भी, जितनी भी मॉडर्न इन्वेंशन थी। और दूसरी बात यह है कि भारत, किसी के यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं, तो हम लोग भारतवासी
अपने अतीत पे गर्व करते हैं। हमारा अतीत बड़ा महान था। अरे हमने तो पुष्पक विमान रामायण के जमाने में बना लिया था। ठीक है, मैं मान लेता हूं हमने बना लिया था, मगर उसके बाद क्या हुआ? मेरे दादाजी नवाब थे, मगर मैं लखनऊ स्टेशन पे कुली हूं। तो भाई तुम्हारे दादाजी का मैं क्या करूं? आप क्या है आज के दिन? जो अंग्रेज है, जो व्हाइट मैन है, वो आगे की सोचता है, वो पास्ट में जीता नहीं है। आप यकीन मानिए, यहां इंग्लैंड में आप किसी से बात करिए, उनको कुछ नहीं पता विक्टोरियन एज क्या थी। उनसे ज्यादा हम भारत के जो लोग अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं, बीए ऑनर्स या जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो विक्टोरियन एज के बारे में, डिकेंस के बारे में या उस समय के लिटरेचर के बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे बनिस्बत यहां पे रहने वाले अंग्रेजों के। हम जब यहां आए तो 1980-90 तक ब्रिटेन में हिंदी हर स्कूल में पढ़ाई जाती थी। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं था जिसमें हिंदी पढ़ाने की सुविधा ना हो, सरकारी स्कूल। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है भारत में और यहां में। भारत में पब्लिक स्कूल का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसको हम प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहते हैं। जबकि पब्लिक स्कूल इंग्लैंड में सरकारी स्कूल होता है, क्योंकि वो पब्लिक का है। तो पब्लिक स्कूल का मतलब यहाँ सरकारी है, और जिनको हम पब्लिक स्कूल कहते हैं इंडिया में, वो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल कहलाते हैं। तो जब मैं कहूं कि पब्लिक स्कूल्स में हिंदी पढ़ाई जाती थी, तो मतलब सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। अब क्या हुआ कि जो 60s में 50s में लोग यहाँ आए थे पंजाब से, वो सब मैनुअल वर्क करने के लिए लाए गए थे। जो सफाई करना, फैक्ट्री में काम करना, इसके लिए कम पढ़े लिखे लोग थे। तो जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को, जाहिर है, अंग्रेजी में शिक्षा दिलवानी थी। तो जब वहां हिंदी की बात आती थी तो एक ऑप्शन दी जाती थी, विकल्प दिया जाता था कि आप हिंदी पढ़ लें या कोई यूरोपियन भाषा पढ़ लें। तो उन माँ बाप ने सोचा, हिंदी पढ़ के क्या पाएगा? अगर इसको फ्रेंच सिखा दें या जर्मन सिखा दें तो यूरोप में इसको नौकरी मिल सकती, या स्पेनिश सिखा दें। तो उस पूरी पीढ़ी ने, जो दूसरी पीढ़ी थी, उस पूरी पीढ़ी ने हिंदी पढ़ी नहीं, केवल बातचीत वाली हिंदी हो जाती थी। उसी समय आविष्कार हुआ वीसीआर का, और वीसीआर जब यहां आया तो साथ साथ रामायण और महाभारत आ गए। तो इंग्लैंड के हर घर में वीडियो कैसेट के जरिए वो अपने बच्चों को रामायण और महाभारत दिखाते थे। तो हिंदी को लोकप्रिय करने में बी.आर. चोपड़ा और रामानंद सागर का बहुत बड़ा हाथ है। खासतौर पे 80s 90s की जो पीढ़ी है, उन तक हिंदी पहुंचाने में इन दो व्यक्तियों ने बहुत बड़ा काम किया है। तो हर घर में वो दिखाई जाते थे। अब देखिए, हमारी जो पीढ़ी है, इसकी एक बड़ी खासियत है। जितने बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, उतने बदलाव 2000 साल की पीढ़ियों ने नहीं देखे। क्योंकि मैं जहां बचपन में रहता था पंजाब में, वहां बिजली नहीं थी, तो घर में मोमबत्ती और लालटेन जलती थी। मेरे फादर रेलवेज में थे, तो स्टेशन पे बिजली थी, मगर घरों में नहीं थी। और स्टीम इंजन आते थे। फिर हमने देखा डीजल इंजन बने, फिर हमने देखा बिजली की ट्रेन आ गई, फिर हमने हवाई जहाज को देखा। ऐसे हवाई जहाज थे जो सामने पंखा लगा होता था, प्रोपेलर वाला। फिर जेट विमान आ गए, फिर आवाज की गति से तेज चलने वाले विमान आ गए, फिर आसमान पे पहुंचने वाले, सितारों पे उतरने वाले, चांद पे उतरने वाले विमान बने। इंसान चांद पे उतर गया। हमारी पीढ़ी ने
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन देखा, लिवर ट्रांसप्लांटेशन देखा। हमारी पीढ़ी ने वो डुप्लीकेटिंग मशीन देखी जिसको कॉपियर कहते हैं, जो 10 बाई 10 के कमरे में एक बड़ी सी मशीन रखी जाती थी, उसमें काले काले दाने इस्तेमाल किए जाते थे और एक बार में 3 से 4 कॉपी से ज्यादा निकल नहीं सकती थी, क्योंकि वो काले काले जो दाने थे उनकी स्याही खत्म हो जाती थी। हमारी पीढ़ी ने देखा कि आप फोटोकॉपी यहां से निकालिए और पहुंच जाती है कहीं और, जिसको फैक्स कहा गया, यदि फैक्स करिए, ये हमारे सामने शुरू हुआ। हमारी पीढ़ी ने इतने बदलाव देखे, फिर हमारी पीढ़ी ने वो भी देखा जो एक वॉकमैन होता था। कितनी चीजें हमारे सामने बन के खत्म हो गई, ऑडियो कैसेट खत्म हो गए, सीडी टेप्स खत्म हो गए, आजकल के लैपटॉप में सीडी टेप नहीं होता। ये सब चेंजेस और बदलाव जो है ये हिंदी कहानी में दिखाई नहीं देते। हिंदी कहानी आज भी रिश्तों की बातें करती है। 90% जो हमारा हिंदी का साहित्य है वो रिश्तों की बातें करता है, उसमें रिसर्च नहीं होती। और हमें यहां ये बहुत जरूरी है। अब अगर मैं कब्र का मुनाफा कहानी लिख रहा हूं तो मुझे पहले पता करना है कि यहां कब्र का सिस्टम क्या है। जब मुझे ये पता चलेगा, देखिए ये कहानी जब शुरू की थी तो हमारी कथा यूके की अध्यक्षा है ज़किया ज़ुबैरी। कथा यूके हम अपनी संस्था एक चलाते हैं जिसके माध्यम से हम हाउस ऑफ कॉमन्स में हर साल कई प्रोग्राम्स करते हैं और इंदु शर्मा कथा सम्मान का आयोजन करते हैं। तो ज़किया जी के पति ने एक मजाक किया, एक पार्टी में वो थे, तो ज़किया जी का जन्मदिन था, तो लोगों ने पूछा कि जी आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं आपकी बार ज़किया जी को। उन्होंने कहा भाई जो पिछली बार दिया था वो तो इन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तो लोगों ने पूछा क्या दिया था, तो हालांकि ये मजाक बड़ा गंभीर सा हो जाता है। कहते हमने इनके लिए कब्र बुक कराई थी, तो इन्होंने आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे लगा कब्र बुक कराई थी, ये क्या मतलब हुआ। पहला जो विचार गया कब्र का बुक कराना, फिर ये कि कब्रिस्तान में एक प्लॉट बुक कर लेना कि मरने के बाद अपने जैसे लोगों में जिएंगे। मैं मरने के बाद किसी मोची प्लम्बर के साथ नहीं लेटना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वो लेटे जो मेरे लेवल का हो। ये एक और सोच है कि आप एक प्लॉट बुक कर लें अपने तरह के लोगों के लिए कि जी 15 कब्रों का एक प्लॉट हमने बुक कर लिया। और फिर इंसान की सोच ये कि क्या कब्रिस्तान बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं दे सकता, या बाय 2 गेट 1 फ्री हो जाए। ये कब्र के बारे में सोच है कि इंसान कितना बदल रहा है। तो इसके बाद वहां पे जो फ्यूनरल है वो भी अलग अलग किस्म का है। जितना गुड़ डालेंगे उतना बढ़िया फ्यूनरल हो जाएगा। आपको सिल्वर फ्यूनरल चाहिए, गोल्ड चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, आपको किस तरह की, अब सपोज आपको एक बड़ी ह्यूज रोल्स रॉयस चाहिए जो आपकी डेड बॉडी को लेके जाए, दीक्षा, वो एक अलग किस्म की दुनिया है। तो जब तक मैं रिसर्च नहीं करूंगा, और फिर ये कि जब पत्नी लड़ाई करती है, कहती है कि भाई मुझे तो जहां मैं मरूंगी मैं अपने आप को दफन करवा लूंगी, मुझे नहीं इस तरह से करना है बुक, तो वो कहते हैं कि कैंसिलेशन चार्ज लग जाएंगे यार। तो पत्नी फोन करती है तो कहती है कि जी हमें कैंसिल करनी है। तो वो कहते हैं जब आपने बुक किया था इन्फ्लेशन की वजह से आपको एक एक कब्र में 400-400 पाउंड का फायदा हो रहा है। तो वो पति को कहती है देखो भाई ये तो 400-400 पाउंड का फायदा हो गया। पति कहते हैं सच, साल भर में 400 का, अरे ये तो नया धंधा मिल गया। अब कब्रें खरीदने और बेचने का एक धंधा मिल गया। अब ये जब तक मैं यहां रह के यहां के सिस्टम को देखूंगा नहीं तब तक ये कहानी नहीं लिख सकता।
और हमें करना भी ये चाहिए कि हिंदी के साहित्यकार को, हिंदी में एक साहित्यकार है संजीव, जो बाकायदा रिसर्च करने के बाद लिखते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम केवल रिश्तों तक सीमित न रहे। अब मुझे एक कहानी जब लिखनी थी तो मुझे यहाँ की सी क्लास ओपन जेल के बारे में सब कुछ पता करना पड़ा कि होती क्या है। मैं जेल में गया देखने के लिए कि अगर मैं सी क्लास ओपन जेल के बारे में कुछ भी लिखूं तो मुझे पता तो हो कि मैं क्या लिख रहा हूं। वैसे हमारे अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में बड़े नाम हैं, जैसे डेनमार्क में अर्चना पेन्यूली हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे उन्होंने। ब्रिटेन में जकिया जुबेरी हैं, उषा राजे सक्सेना हैं, दिव्या माथुर हैं, जय वर्मा हैं, ये सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और कवियों में मोहन राणा बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अमेरिका में सुधा ओम ढींगरा है, सुषम बेदी की तो उनका तो निधन हो गया। इतने अच्छा लिखा जा रहा है, मगर वही बात है कि क्या हमारे लिखे हुए साहित्य को भारत में पढ़ा जा रहा है? क्या भारत में लिखे हुए साहित्य को भारत में पढ़ा जा रहा है? किस तरह से उस साहित्य की समीक्षाएं हो रही हैं, आलोचना हो रही है, कैसे वो पहुंच रहा है, ये एक दूसरा सवाल है। मेरा ख्याल है समय हो गया मेरा। नहीं सर, बोलिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बोलिए सर। जी सर। एक सेकंड मनोज जी, एक वेबिनार में हूँ, I'll give you a call back। तो आपके भोपाल से ही फोन आ गया। जी सर। मनोज कुमार श्रीवास्तव का फोन है, तो उनको मैंने कहा मैं बात करता हूँ। हाँ तो ठीक है जी, मैं पांच में आप बोलो, मैं कितना बोल सकता हूँ अभी? सर आप समय ले सकते हैं सर, अच्छा लग रहा है आपको सुनना, 10 मिनट ले सकते हैं सर। मतलब कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, बोर होने का तो सवाल ही नहीं सर। तो हम ये बता रहे थे कि लिखा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जो पहले तो हमें ये दिक्कत होती थी कि भाई हम लिखा करते थे तो हार्ड कॉपी भेजा करते थे बाय पोस्ट, तो जो भारतीयतर लेखक थे उनकी ये समस्या थी। और टेलीफोन होता था बड़ा महंगा, जैसे हम भारत फोन करते थे तो £1.25 पाउंड 1 मिनट का खर्च होता था बात करने का। तो आप समझ सकते हैं कि कितने फोन करेंगे, कैसे करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ईमेल शुरू हुई और ईमेल के साथ बड़े बड़े अटैचमेंट जाने शुरू हुए, तो अब वो समस्या खत्म हुई। बल्कि मेरे एक मित्र हैं प्रेम जन्मेजय, एक बार उन्होंने कहा, यार तुम प्रवासी लोग पैसे देके किताब छपवा लेते हो, तुमने यहाँ की पूरी मार्केट खराब कर दी है। तो अब ये लोग हमसे भी पैसे मांगने लगे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम उस स्थिति से, मुझे तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं जब भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बना तो तब तक मेरे 3 कहानी संग्रह छप चुके थे भारत में वाणी प्रकाशन से। तो मैं उसके बाद आया तो मुझे वो समस्या नहीं थी वहां छपने, मगर यहाँ के कुछ लोगों को पहले पैसे देने पड़ते थे अपनी किताब छपवाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उससे बाहर निकले हैं, उससे आगे आए हैं, कुछ नाम एस्टेब्लिश भी हुए हैं। फिर हमने क्या किया कि भारत में जाके प्रवासी साहित्य के सम्मेलनों का आयोजन किया। यमुनानगर है हरियाणा में, जहां हमने सबसे ज्यादा किए, बॉम्बे में किए, दिल्ली में किए। तो हम ये चाहते थे कि हम लोगों का साहित्य किसी विशेषांक का मोहताज ना हो। ऐसा ना हो कि हंस कहे जी आपकी कहानी तब छपेगी जब हम प्रवासी विशेषांक निकालेंगे। भाई आप ये सोचिए कि जो दलित लेखक हैं वो चाहते हैं कि उन्हें दलित लेखक कहा जाए,
उन्होंने एक कंपार्टमेंट अपना खड़ा किया है, नारी विमर्श का एक कंपार्टमेंट खड़ा हुआ है। मगर आज तक किसी भी प्रवासी लेखक ने ये नहीं कहा कि साहब मैं अब नहा धो के आ गया हूं, नाश्ता कर लिया, आज मैं एक प्रवासी कहानी लिखूंगा। हम में से कोई प्रवासी कहानी नहीं लिखता, हम लोग कहानी लिखते हैं। तो आप ये देखिए कि जो बुकर अवार्ड है वो अरुंधति रॉय को भी मिल सकता है, वो तो भारत में बैठ के लिख रही है ना, तो उसे उन्होंने कोई विशेषण नहीं दिया कि इंडियन ऑथर और दिस ऑथर, वो अंग्रेजी की ऑथर है। तो बुकर अवार्ड वाले अरुंधति रॉय को अंग्रेजी का ऑथर मानते हैं। लेकिन हम लोग जीवन में कभी भी साहित्य अकादमी अवार्ड की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी पहली शर्त है आपका भारतीय नागरिक होना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में प्रवासी जो लेखक है वो सोचता है कि भाई मैं तो केवल और केवल हिंदी लिखता हूं, आप मुझे एक अलग कंपार्टमेंट में क्यों डाल रहे हैं? क्या मैंने रिजर्वेशन मांगी है? अच्छा, फिर पता क्या होता है, कई बार आपको आपकी मर्जी के विरुद्ध कुछ अच्छा मिल जाता है, फिर आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम प्रवासियों का एक अलग सिलेबस बन गया, हर यूनिवर्सिटी में एक नया डिपार्टमेंट बन गया और नए पेपर्स बन गए, हम पे शोध होने लग गए। तो हमने उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर दिया कि भाई ये भी एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, कि आपने हमारा कंपार्टमेंट बनाया, अब वो पक्का मकान बन गया है। अब उस पक्के मकान का फायदा ये हो रहा है कि हमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ना होता, कंपार्टमेंट ना बना होता, तो शायद लोग ना पढ़ते। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर कहूंगा कि साहित्य को खांचों में बांटना साहित्य के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि अगर मैं अच्छा साहित्यकार हूं तो आप मुझे जो भी जहां भी रखेंगे वो एक नॉर्मल मुख्य धारा होगी। वरना आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक दलित लेखक है, एक आदिवासी लेखक है, एक नारी विमर्श वाली लेखक है, एक प्रवासी लेखक है, मुख्य धारा में है कौन? क्या बचा? कौन कौन लोग हैं मुख्य धारा में? सारे तो आपने बांट दिए। जी बिल्कुल। तो भाई आप ना अपने लेखन को इस तरह से मत बांटिए, साहित्य को मत बांटिए। अब वहां क्या होता है, 10 अच्छे लेखकों की सूची बनी, 20 अच्छे लेखकों की सूची बनी, उसके बाद कहेंगे ये लोग प्रवासी भी हैं जो अच्छा लिख रहे हैं। भाई ये इतना ज्यादा ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग भारत से बाहर हिंदी साहित्य रच रहे हैं वो हिंदी साहित्य को कुछ नया दे रहे हैं, हिंदी साहित्य में कुछ नया ऐड कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ नया ऐड कर रहे हैं, कुछ नया दे रहे हैं, तो उस नए को खुश दिल होके, खुश होके स्वीकार कीजिए। हमें मुख्य द्वार के बाहर की गली जो है उसमें मत भेजिए। हम मुख्य द्वार में आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब एक मुख्य धारा के साहित्य का हिस्सा बने रहें। क्या हो गया? हाँ, तो अगर हम अपनी बात को समअप करें तो भारतेतर साहित्य में अब कुछ अच्छे उपन्यास आ चुके हैं, अच्छी कहानियां लिखी गई हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर एक कहानी संग्रह में 3-4 कहानियां अच्छी हैं तो वो कहानी संग्रह सफल है, क्योंकि सारी कहानियां मास्टरपीस होती नहीं है। और अगर हम किसी भी कहानीकार को याद करते हैं तो 5-6 कहानियों के लिए याद करते हैं।
बाकी सारा साहित्य उसके बारे में बात नहीं करते हम, जी। या उपन्यास भी है। तो आई थिंक अगर प्रेमचंद को छोड़ दिया जाए तो बाकी शायद ही कोई ऐसा लेखक होगा जिसकी हम 10 कहानियां याद करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये मान लेना चाहिए कि अगर भारत के लेखक, बड़े बड़े लेखक 5-6 कहानियों के लिए जाने जाते हैं, तो अगर भारतेतर हिंदी लेखक के पास 4-5 अच्छी कहानियां हैं तो उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाए कि भाई हाँ, इन्होंने भी ठीक ठाक लिखा है, अच्छा लिखा है। और जब हम सब एक ही पेज पर होंगे तो उससे हिंदी समृद्ध होगी, हिंदी मजबूत होगी, और ये फर्क मिट जाएगा कि कौन कहाँ लिख रहा है। सवाल ये होगा कैसा लिख रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को वैश्विक बनाना है तो हमें हिंदी को एक वैश्विक स्वरूप और एक वैश्विक सिलेबस जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।